जब मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट में था, हमारा ग्रुप को सुनने को मिला कि पंजाब में एक हाईकोर्ट जज अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार हो गया, जेल में है। तो हम बहुत इंटरेस्टेड हो गया, ये जस्टिस बेंच है कौन, क्योंकि हाईकोर्ट जजेस कभी जेल में नहीं होता है, उसका भर्ती जेल में कभी नहीं होता है। तो कौन है ये अजीब सा जज जो पुलिस ने पकड़ा उसको जेल में डाला। तो हम लोग पंजाब आ गया। उस वक्त मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन टैनी भी यंग एडवोकेट था, अभी भी है यंग एडवोकेट टैनी। जिस तरह से काम करता है अभी भी बहुत यंग है, यंग इन हार्ट है। और मुझे एक्चुअली पक्का मालूम नहीं है, लेकिन बहुत कम समय मिला उसके साथ थोड़ा इंट्रोडक्टरी बात करने में, और सीखने को मिला। क्योंकि मुझे लगा अगर जेल में है, टाडा वाला केस में जेल में है, तो मेरा मन में प्रश्न आ गया, क्या कुछ AK-47 चलाया, क्या कुछ बम फेंका, किया टेररिस्ट, कौन सा टेररिस्ट काम किया। तब सीखने को मिला कि बेन साहब एक लड़ाकू भाषण दिया, एक लड़ाकू भाषण दिया, और देने के बाद उसको जेल में डाला। क्योंकि डरता है, क्योंकि बोलने लोग जागृत होता है, बोलने से तेज हो गया। और उसके बाद पंजाब में इनकाउंटर किलिंग शुरू हो गया। तो सुधारना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बात, हमारा कॉलोनियल मास्टर ये भी टेररिस्ट फोर्स था, और ब्रिटिश पुलिस में आज वन ऑफ द मोस्ट पुलिस तो कभी सिविलाइज नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं ये इंडिया से बेहतर है, 100 टाइम्स बेटर। आर कॉलोनियल मास्टर्स टुडे सब रिफॉर्म हो गया, एंड वी आर स्टिल इन दैट सिचुएशन। NHRC, मैंने कुछ हमारे पंजाब वकीलों के साथ हमने कोशिश की, क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट गया, परमजीत कौर का केस सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बहुत गंभीर समस्या है, मास क्राइम, इतने लोगों को हत्या किया पुलिस, वी मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, और इन्वेस्टिगेशन के बाद सजा होना चाहिए। और NHRC को दे दिया, लेकिन NHRC में उस वक्त 4 जजेस थे। मैं यंग लॉयर था, तो मुझे लगा कि कुछ होगा, और एक के बाद एक एविडेंस दिया NHRC के सामने। किलिंग तो किलिंग हो गया, इसमें कोई शक नहीं था। ये लोग पकड़ा गया था, हमारे लोगों को, हमारे नौजवान लड़कों को था, ये इनका डिफेंस था, ये हमारा कस्टडी में था, कस्टोडियल किलिंग था। लेकिन आतंकवाद को ढूंढने के लिए हमने उसको लिया सामने, शील्ड जैसा, ह्यूमन शील्ड जैसा, उसको लिया ढूंढने के लिए। और जब हम आतंकवाद के एरिया में गया, फायरिंग हो गया, इसमें ये मर गया, लेकिन हमारा कस्टडी में था, इतना एडमिट हो गया। तो क्या करे। उसके बाद जस्टिस नाम नहीं बताना चाहूँगा, जज साहब ने कहा, डिसीजन दिया, फॉर एवरी किलिंग 2 लाख। 10 साल के बाद, 10-15 साल के बाद, फॉर द किलिंग ऑफ अ यंग बॉय यू विल गेट 2 लाख। दिस इज आवर जुडिशरी। और क्योंकि आपने लाश परिवार को नहीं दिया, आपने इस गुप्त रूप से इसका ये लास्ट राइट्स गुप्त रूप से हुआ, नॉट विद फैमिली, 50,000।
एनएचआरसी इंडिया के सबसे प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, 2 lakhs for killing 50, like the killing of a dog. चलाया केस। हमारा समझ में नहीं आया कि हमारा लीगल सिस्टम क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत बहुत बातें होते हैं कि इंडियन सिस्टम इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारा समझ में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, कॉम्पनसेशन जो दिया आपको ये सही है। मैंने कहा जज साहब 2 लाख और 10 साल के बाद क्या करे, कुछ नहीं हो पाया। तो साथियों, इसमें हमारा काफ़ी पॉलिटिसाइजेशन हो गया, और बाद में बहुत साल बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा बदलाव आ गया और सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करना शुरू कर दिया। और वो चार्जशीट अगर आप पढ़ोगे आप आश्चर्य लगेगा, क्योंकि चार्जशीट में खुलेआम से सीबीआई ने कहा हिल्ड इन कस्टडी। थोड़ा चेंज हो गया सीबीआई में, पता नहीं क्या पॉलिटिकल चेंज था या कुछ था। दे वर किल्ड इन कस्टडी। फेक इनकाउंटर का केस फॉल्स था, सरकार का फॉल्स केस था, और प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया। और अभी मतलब इतने साल के बाद कुछ 10-15 पुलिस ऑफिसर को वो अपील्स पेंडिंग है। को मारा, cold blood, and what is the end result? The end result is like that. मोदी जी सरकार के समय में हमारा स्थिति बहुत ही गंभीर हो गया। इंदिरा गांधी के समय पर लेकिन तुलना कर है वर्तमान सरकार, ये मोदी साहब जीत गया। इस बारे में मानना पड़ेगा, तुमने जीत लिया सर, आपने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो गैर कानूनी काम आप करते हो हम सहन करेगा, सहन नहीं करेगा। इलेक्शन जीत गया, तुम राज चला सकता है, लेकिन आप गलत काम नहीं कर सकते। और हमारा जिम्मेदारी है, खास नौजवान पब्लिक सर्वेंट, हमारा जिम्मेदारी है कि इसका सामना करें। सिखिज्म सिखाता है, क्योंकि हमारा गुरु का इतिहास का और स्टोरीज का ऑटोमेटिकली हमारा खून में है कि कोई भी हो, बड़ा भी हो, पावरफुल भी हो, हम सहन नहीं करेगा, ये हमारा ब्लड में है। लेकिन आजकल वो गुस्सा ईजिली दिखाई नहीं दे रहा है, और हमारा सिविल सोसाइटी में भी थोड़ा ठंडा जैसा हो गया। लेकिन अगर हम विरोध नहीं करेगा तो हमारा देश का कोई फ्यूचर ही नहीं है। फिर मैं जब फार्मर्स एजिटेशन शुरू हो गया, मैं नज़दीक से देखने का कोशिश की। हमारा संस्था ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, सिंगूर बॉर्डर पर हमने एक टेंट लगाया। देखने को मिला कि क्योंकि फार्मर्स एजिटेशन एक हिस्टोरिक एजिटेशन था, और फार्मर्स ग्रुप्स ने 4-5 वकीलों को देखने को ऑब्जर्वर के रूप में अनाउंस किया। मेरा नाम उसमें था, तो मैं नज़दीक से देखने को मिला। फार्मर्स संगठन ने कहा कि तुम हमारा वकील नहीं है, तुम हमारा प्रतिनिधि नहीं है, तुम हमारे लिए निर्णय नहीं ले सकते हो, तुम हमारे तरफ से तुम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो, तुम सिर्फ ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्व करो, जब सरकार बातचीत करने के लिए आते तुम ऑब्जर्व करो, हमें बताओ कि आपको क्या सीखने को मिला,
हमें क्या करना चाहिए, आप एडवाइस दे सकते हो, लेकिन आप हमारा वकील नहीं है। उसमें क्या देखने को मिला, ये फार्मर्स एजिटेशन में, ये इंडिया का फ्यूचर है, क्योंकि इन लोगों ने कोई पॉलिटिकल आदमी को नहीं माना, कोई वकील को नहीं माना, कोई लीडर को नहीं माना, कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं माना। हमारा देश में जो लीडरशिप है वो कमज़ोर है। हम तो किसान लीडरशिप है, हम नया लीडरशिप लाएगा, और सही भी था, यानी नज़दीक से देखने को मिला, सही लीडरशिप था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम समझौता करने के लिए नहीं आया। हमारी स्थिति जो है, पंजाब किसान और देश के किसान की परिस्थिति जो है गंभीर है। फार्मर सुसाइड डेथ्स हमने देख लिया, वो पूरा डॉक्यूमेंट देख लिया, कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जान लिया, यंग लोगों ने जान लिया, बैंक ने उसका घर पे गया, उसका सब बर्तन वेसल वगैरह ट्रैक्टर वगैरह कब्जा कर दिया, आत्महत्या किया। तो फार्मर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहा लास्ट तक, और मोदी सरकार ने तोड़ने का कोशिश की, बार बार तोड़ने का कोशिश की। गलत गलत स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बार बार गलत स्टेटमेंट दिया, लेकिन फार्मर ने साल के ऊपर, ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में, फार्मर्स से हिला नहीं। और ये एक फ्यूचर के लिए ये एक उदाहरण जैसा है कि अगर हमें इंडिया को आगे ले जाना है, ये पुराना पॉलिटिक्स से नहीं होगा, पुराना पॉलिटिकल लीडर से नहीं होगा, पुराना पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं होगा। ये होगा अगर आम जनता, इंडिया के आम जनता इकट्ठे हो जाएंगे और लड़ाकू तरीके से फाइट करेगा तब। लेकिन बेन साहब जैसे, जस्टिस बेन साहब जैसे, उसका जो इंस्पिरेशन था ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के जुडिशरी संकट में है, बहुत भारी संकट में है, क्योंकि अलग किस्म के लोगों को अंदर लिया, अलग किस्म के जजेस को भर्ती किया। और इस बारे में मैं खुलेआम से नहीं बोल सकता है, लेकिन मैं आइडिया दे सकते हैं आप लोगों को कि ऐसे लोगों को काफ़ी संख्या में अपॉइंट किया जो सरकार से नज़दीक है। इसका ऑब्जेक्शन मैं नहीं लेता, सिर्फ इस ये नहीं कि तुम चलो ये पार्टी से नज़दीक हो, तुम जज नहीं बन सकते, ठीक है तुम जज बन गया, लेकिन क्या जज बनने के बाद जब वो पार्टी का केसेस तुम्हारे सामने आएगा, जब वो इश्यूज तुम्हारे सामने आएगा, क्या तुम पार्टी का नियम के हिसाब से चलाओगे तुम्हारा कोर्ट, या तुम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? और हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 नहीं है, फर्स्ट नहीं है। तुम्हारा पार्टी का प्रोग्राम्स, पार्टी का प्रोपेगेंडा, पार्टी का हेट स्पीच, सब तुम्हारा जजशिप में धीरे धीरे से आना शुरू हो गया, और जुडिशरी में ये आना शुरू हो गया इन बिग नंबर्स। तो मेन इंस्टीट्यूशन जो है पब्लिक को बचाने के लिए, वो मेन इंस्टीट्यूशन कमज़ोर है। आपको मालूम है इमरजेंसी के समय जज साहब सरेंडर कर दिया, सारे जजेस एक्सेप्ट जस्टिस खन्ना सरेंडर किया मैडम इंदिरा गांधी के सामने कि ठीक है मैडम, आखिर में सारे जजेस ने किया, योर नोटिफिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। बिग जजेस, मशहूर नाम था, भगवती, ये वो,
चंद्रचूड भी था उसमें। बिग जज, इंटेलिजेंट जज, बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन पावर के सामने झुक गया, इंडिपेंडेंस चला गया। दैट वाज देन। नाउ इट इज स्टार्टिंग अगेन, डिफरेंट वे, डिफरेंट वे। और इस सरकार का इमरजेंसी पुराना सरकार का इमरजेंसी 10 गुना और खतरनाक, वेरी डेंजरस, एंड इट इज स्टार्टिंग अगेन। और एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, कलकत्ता, ये मद्रास हाई कोर्ट का एक वकील था, विक्टोरिया। सुनने को मिला कि बीजेपी सेल का, डिजिटल सेल या प्रोपेगेंडा सेल, मीडिया सेल का था, लेकिन वकालत करती थी। और उसने फेमस स्टेटमेंट दिया, फेमस स्टेटमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेरर इन इंडिया, ग्रीन टेरर, व्हाइट टेरर। ग्रीन टेरर वी नो, मुस्लिम, व्हाइट टेरर इज क्रिश्चियन। और व्हाइट टेरर और खतरनाक है, क्योंकि व्हाइट टेररिस्ट के पास स्कूल्स है, अस्पताल है, लाइब्रेरीज है वगैरह। शुड सच अ लॉयर बी मेड अ जज ऑफ द हाई कोर्ट? ओपनली एवरीबडी इन चेन्नई विल नो, मद्रास में, तमिलनाडु में सबको मालूम है इसका व्यूज क्या है, उसने क्या पब्लिक में क्या स्टेटमेंट दिया। शुड शी बी मेड अ जज ऑफ द हाई कोर्ट? रिसेंटली, हार्डली 1 year ago, हमारा सुप्रीम कोर्ट कलीजियन ने पास कर दिया, यू आर जज, नाउ शी इज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। ओपनली नाउ, सी, ओपनली। जब चैलेंज हुआ उसका अपॉइंटमेंट का, तो जज साहब ने जजमेंट दिया, वी आर राइट, पिटिशन डिसमिस हो गया, वी आर राइट। व्हाई? क्योंकि कॉलेजियम एलिजिबिलिटी पर ध्यान रख सकता है, लेकिन सूटेबिलिटी हमारा जुरिस्डिक्शन के बाहर है। मतलब क्या है? एलिजिबिलिटी मतलब 10 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट जज बनने के लिए। सूटेबिलिटी में हम नहीं जा सकते जब हम अपॉइंट करता। यह अजीब बात है। जज व्यक्ति अगर, लॉयर अगर सूटेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने में, आर यू सूटेबल और नॉट? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वी कैन नॉट लुक इनटू सूटेबिलिटी। सॉरी, शी इज एलिजिबल। That is why I say, sir, now we are in very, very, very difficult situation. Very difficult situation. Like British colonial rule. Every Indian in India, every Indian, particularly young people, sir, we have to rise up in revolt. I'm not saying armed struggle. I'm not saying armed. We have to rise up in revolt. Like Jai Prakash Narayan said, Sampurna Kranti, total revolution. We have to learn that. We have to learn that in the country. So many of my lawyer friends are in jail today. Lawyer Gadling from Nagpur, charge for tribals, free of charge. क्योंकि पुलिस का शक था कि वो ट्राइबल में उसका क्लाइंट जो है उसमें कुछ नाक्सलाइट भी थे। सो व्हाट? सो व्हाट? नाक्सलाइट को अगर आपने टॉर्चर किया, नाक्सलाइट वकील के पास आया, वकील ने केस चलाया, वकील ने जीता, तो दैट इज अ क्राइम इन इंडिया टू डू अ केस ऑफ अ नाक्सलाइट। You are calling him Naxalite. We don't know. Nobody knows Naxalite है. But he was tortured by the police. वो मेरे पास आया, मैंने केस कर दिया। गडलिंग अभी 5 साल है जेल में। ये टेररिज्म लेजिस्लेशन में, यूएपीए में 5 साल अंदर है और केस शुरू भी नहीं हुआ। सुधा भारद्वाज जो छत्तीसगढ़ में थी,
ट्राइबल एरिया में उसका पूरा जिंदगी चला गया। छोटा घर है, लोगों से 500 रुपया लिया, 400 रुपया, 1000 रुपया, फ्री में काम करते थे गरीब ट्राइबल्स के लिए। उसको लिया अंदर, 4 साल अंदर रहा। और क्यों? क्या उसका कंप्यूटर से कुछ मिला? क्या उसका घर का सर्च में से कुछ बंदूक मिला? नहीं, किसी और ने, थर्ड पार्टी ने एक चिट्ठी बताया कि देखो इसमें ना उसका साइन है, ना उसका हैंडराइटिंग है, ना उसका कंप्यूटर से मिला, ना उसका घर से मिला, लेकिन ये सुधा भारद्वाज का लेटर है। उस बेसिस पर, ये एक हाफ पेज बेसिस पर उसको अंदर कर दिया, फिर उसको जमानत मिला भगवान। हमारे देश में वैसे 200 लोग यंग एक्टिविस्ट सब यूएपीए में अंदर है। न्यू जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, माय फ्रेंड्स, न्यू जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, लाइक दे फॉट द ब्रिटिश, लाइक वी फॉट इंदिरा गांधी। This is the new generation, but they are all in jail. And they are very lonely in jail, क्योंकि जाते नहीं कोई मिलने के लिए। उसने जान दिया for the nation and for the movement, but they are all stuck in jail. मेरा एक फ्रेंड था मणिपुर का जर्नलिस्ट, और करीब 25-30 जर्नलिस्ट जेल में है, क्योंकि उन लोगों ने लिखा। तो टेररिज्म क्या होता है? अगर ये सारे लोग, गौतम नवला का बेल मिल गया, जज साहब ने क्या कहा? आई कैन नॉट सी द वायलेंस। आपका चार्जशीट में और आपका आर्ग्यूमेंट्स में, प्रोसिक्यूटर साहब, हमें दिखाई नहीं दे रहा है कोई वायलेंस। ये न्यूज क्लिक के एडिटर, क्या कौन सा वायलेंस है? ये सारे लोगों जो जेल में है, आप उसका चार्जशीट पढ़ोगे सर, इंटरेस्टिंग थिंग, नो वायलेंस, नो मटेरियल ऑन वायलेंस। देन व्हाई आर दे इन जेल? बिकॉज ऑफ स्पीच, बिकॉज ऑफ स्पीच ओनली। खूब विरोध किया सरकार का, दैट्स ऑल। फिर उस पर कहानी बनाया, इसका लिंक ऐसा है, उसका कॉन्स्पिरेसी ऐसा है, उसने ये किया वो किया, लेकिन कोई सबूत नहीं है। और हमारा यूएपीए कानून खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका मिसयूज, ग्रॉस मिसयूज हमारा कंट्री में हो गया। दिल्ली में पिंजरा तोड़, यंग लेडीज, यंग गर्ल्स, 18, 19, 20, 21, इनका कॉलेज का संगठन था पिंजरा तोड़। ओनली ड्रामा अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, ड्रामा, म्यूजिक, पोएट्री एंड ड्रामेटिक्स। जेल 1 साल के लिए अंदर रहा। और आखिर में जब केस आया जज साहब के सामने, हाई कोर्ट, लकी फॉर देम, गुड जज। तो जज साहब, प्रोसिक्यूटर, दे आर ड्रेडेड एलिमेंट्स, इनका कॉन्स्पिरेसी है, इनका पूरा नेटवर्क है स्टूडेंट कम्युनिटी में, ये पूरा मतलब हमारा देश को ये। तो जज साहब पूछा, प्रोसिक्यूटर साहब चलो आप बहस करो कि ये टेररिज्म कैसा होता है। तो प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि साहब अभी नहीं, बाद में करेंगे, क्योंकि ये चार्जशीट 3000 पन्ने का है, बहुत समय लगेगा साहब। हर केस में बोलते हैं, जैसा खालिद का केस में 3000 पेज चार्जशीट, बट नथिंग इन दैट चार्जशीट, नॉट वन लाइन, नॉट वन वर्ड, प्रोवोकेटिव स्पीच। क्या हम लोग इंडिया में है? इंडियंस तो हमेशा प्रोवोकेटिव स्पीच करते हैं, हम थोड़ी फालतू स्पीच करते हैं। तो प्रोवोकेटिव स्पीच क्राइम है क्या? तो पिंजरा तोड़ का जज ने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, मेरे पास जितना भी केसेस हैं मैं अलग रखूंगा आज के लिए, आराम से तुम आराम से बताओ, 1 लाइन, 1 पेज, 1 वर्ड,
कि ये पिंजरा तोड़ के एक्टिविस्ट ने क्या गलत किया, क्या टेररिज्म क्राइम किया, आप बताइए। प्रोसिक्यूटर को नहीं चलाने का था, क्योंकि उसका गपशप जैसा आर्ग्यूमेंट था, कोई प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं था। और जज साहब के देखो जज साहब, मैं अक्यूज्ड का स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, इनका जो डिफेंस है मैं इस पे विचार ही नहीं देगा, सिर्फ तुम्हारा चार्जशीट से तुम बताओ, मैं यकीन करूंगा, तुम्हारा चार्जशीट से बताओ कि क्या टेरर क्राइम किया। और 1 घंटे 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद फिर एडजर्नमेंट लिया, फिर दूसरा दिन फिर एडजर्नमेंट लिया, जज साहब ने हिला नहीं। यू टेक योर टाइम प्रोसिक्यूटर साहब, शो मी वेयर इज द क्राइम। ब्रिलियंट जजमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जजमेंट, उसको एक्विट कर दिया, देयर इज नो क्राइम। गौतम नवलखा का केस में देयर इज नो एविडेंस। साईं बाबा का केस देखिए सर, साईं बाबा हमारा पुराना दोस्त था। जब मैं बहुत साल पहले साईं बाबा हमारा मीटिंग में, उसका मीटिंग में मैं जाते थे, साईं बाबा मीटिंग में आते थे, उसका राइट हैंड में चप्पल बांधता था, लेफ्ट हैंड में चप्पल और नीज में चप्पल, क्योंकि वो चल नहीं सका, गरीब था। ऐसा चल के वो स्टेज में आ जाता है और भाषण देता था। और जब भाषण देगा साईं बाबा का भाषण, उस वक्त अगर आप सुन, शेर जैसा था, शेर जैसा था भाषण। इसलिए साईं बाबा को पकड़ के ले लिया अंदर, क्योंकि इंटेलेक्ट था और स्ट्रॉन्ग विल्ड था, डिटर्मिन्ड पर्सन, फ्रीडम फाइटर, न्यू जनरेशन फ्रीडम फाइटर। इसलिए साईं बाबा को जेल में डाला। एक्विट हो गया, एक्विट हो गया। सुप्रीम कोर्ट में गया, वो जब जेल से बाहर आने वाला था, टेलीफोन कॉल आया दिल्ली से, डोंट रिलीज हिम, जस्ट वेट। जज साहब के सामने केस लिया कि सर ही इज ड्रेडेड टेररिस्ट, ड्रेडेड दिस, ड्रेडेड दैट, दिस दैट। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, एक्विट हो गया। ट्रायल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया उसी वक्त, और जेल सुपरिटेंडेंट साईं बाबा से कह दिया कि तुम वापस जाओ, तुम्हारा मैटर स्टे हो गया। ऐसा कभी होता है? एक्विट होने के बाद अपील होता है, सरकारी अपील होता है, सरकारी अपील का सुनवाई खत्म होने के बाद जजमेंट होता है, फिर तुम वापस जाओगे जेल में। ऐसा नहीं कि ऊपर से पेपर पढ़ने के बाद बोलो जाओ अंदर जाओ। और 2 साल और रहा, बहुत बीमार था, इनवैलिड था, ये डिसेबल था, लेकिन उसके साथ। और अभी दोबारा कुछ 4-5 महीने पहले दोबारा एक्विट हो गया। जजमेंट आया बॉम्बे हाई कोर्ट का, जबरदस्त जजमेंट, पूरा 100% एक्विट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट जब केस लिया था, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा ये बहुत अच्छा जजमेंट है, प्रोसिक्यूटर साहब ये अच्छा जजमेंट है, अच्छी तरह से लिखा, हम इसमें स्टे नहीं डाल सकते। और वो बाहर आ गया और अपने परिवार के साथ अभी रह रहे। ये हालत है। फ्रीडम मूवमेंट जैसे जो स्थिति था, वो अभी स्थिति है हमारा देश में। स्पीच पर रुकावट लेना, ये मेन हो गया टेररिज्म का मेन अटैक ऑन स्पीच। आपको मालूम है फेमस जजमेंट था, ये पंजाब का जजमेंट, ये सभी को मालूम है, पंजाब में सभी को मालूम है, लेकिन पंजाब के बाहर नहीं, कि खालिस्तान जिंदाबाद बोलना ये टेररिज्म एक्ट है। खालिस्तान के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, नहीं मेरा राइट है कुछ बोलना, मेरा सिर्फ इस पर बोल रहा हूं कि अगर कोई बोलेगा कि हमें खालिस्तान जगह जैसा चाहिए, ऐसा होना भी मुश्किल है, हो सकता है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि कोई सक्सेशन के लिए कोई इंडिपेंडेंट देश, और इंडिपेंडेंट देश तो हो गया,
बहुत सारे हो गया हमारे इंटरनेशनल लेवल पर। मेजॉरिटी होना ज़रूरी है, ऑपरेशन होना ज़रूरी है वगैरह, लेकिन मैं इस पर बात करूँ कि क्या व्यक्ति को वो सही हो या गलत, अगर कहेंगे कि खालिस्तान हमें चाहिए, लेकिन कोई आर्म स्ट्रगल नहीं किया, कोई बंदूक नहीं चलाया, कोई बॉम्ब नहीं किया, कोई वायलेंस नहीं किया, क्या उसका बोलने का अधिकार है? हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एक आया था यार, चंडीगढ़ में कोई भाषण दिया, भाषण देने के बाद कुछ नहीं हुआ, कोई वायलेंस नहीं हुआ, वो कन्विक्ट हो गया, हाई कोर्ट में कन्विक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट जज साहब से पूछा, प्रोसिक्यूटर साहब से पूछा, प्रोसिक्यूटर साहब हमने देखा, ये केस देखा, उसने बड़ा ज़बरदस्त भाषण दिया, लेकिन ये बताओ भाषण देने के बाद कुछ वायलेंस हो गया? कुछ उसका ग्रुप ने कुछ वायलेंस किया? नहीं साहब, कोई वायलेंस नहीं हुआ, एक्विट हो गया। और कश्मीर में भी एक केस था, आज़ादी का केस था, एक बंदा आ गया और वो तो ज़बरदस्त स्पीच किया, हमें सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें हथियारे खरीदना पड़ेगा, हमें फाइट करना पड़ेगा आज़ादी के लिए। वो भी कन्विक्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट में आया, सेम क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट जजेस आस्क सेम क्वेश्चन, प्रोसिक्यूटर साहब एनी वायलेंस, हाँ ठीक है, उसका भाषण जो है आप पसंद नहीं करते हो, आप विरोध हो गया ना, नाराज हो गया कि ऐसा भाषण देने का, लेकिन कुछ वायलेंस हो गया, किसी का खून हो गया, किसी का फायरिंग हो गया, कुछ नहीं हुआ साहब। और अभी हमारा मणिपुर वाला केसेस में, मैं जल्दी समाप्त करूंगा, अभी हमारा मणिपुर में सबसे खतरनाक स्टेट अटैक, स्टेट टेररिज्म आज मणिपुर में हो रहा है। संक्षिप्त में मैं बताऊंगा आपको, अटैक ऑन ट्राइबल्स, जेनोसाइड ऑफ ट्राइबल्स, और ट्राइबल हिली पहाड़ एरिया में रहता है और ज़मीन के नीचे ऑयल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो गरीब लोग हैं, लेकिन वो ज़मीन बहुत कीमती ज़मीन है, और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट उस ज़मीन पर नज़र है। तो ट्राइबल्स को हटाना उस एरिया से और जेनोसाइड करना, अभी पिछले एक साल से, मई पिछले साल से, मई इस साल से 200 लोगों को मार डाला, एथनिक क्लेंसिंग हो गया, 200 लोगों को ख़त्म किया, 3,000 घर जलाया, 3,000 चर्च जलाया। और साथियों, उसमें अगर आप वीडियो देखोगे, उससे आपको मालूम होगा कि क्या स्थिति हो गया इंडिया में। फुली आर्म्ड टेररिस्ट ग्रुप्स सपोर्टेड बाय चीफ मिनिस्टर, फुली आर्म्ड, आप वीडियो देख सकते हो, इनके पास सब हथियारे हैं, मॉडर्न आर्म्स लाइक दैट, एंड दे आर एड्रेसिंग 5,000 आर्मी, प्राइवेट आर्मी ऑफ टेररिस्ट। तो ये हमारा कंडीशन हो गया इंडिया में, हमारा डेमोक्रेसी ख़त्म होने को आ रहा है, हमारा डेमोक्रेसी बहुत फ्रेजाइल जैसा हो गया, नाजुक है, ख़त्म हो सकता है। ये सरकार अगर ये इलेक्शन जीतेगा तो अंगार जैसा होगा इंडिया में, क्योंकि मणिपुर का जो रास्ता हो गया था, उस पर प्राइवेट आर्मीज को हथियारे देना और फुल सपोर्ट देना स्टेट का, अगर ये होगा तो डेमोक्रेसी इंडिया में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये इलेक्शन का रिजल्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मोदी साहब भी बहुत तगड़ा पॉलिटिशियन है, इंडिया के सबसे तगड़ा पॉलिटिशियन हो गया, मान लीजिए, स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत क्लेवरेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। इफ ही विन्स अगेन, दैट विल बी द एंड ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया।
सो देयर इन मणिपुर द कुकीज, द ट्राइबल्स, उन लोगों ने एक पोस्टर निकाला कि हमारा दिल का है, हमारा सपना है कि एक दिन कुकी लैंड हो, जैसे खालिस्तान वगैरह, एक दिन कुकी लैंड हो. और उनको पकड़ा गया अंडर टेररिज्म एक्ट एंड ही इज नाउ इन जेल. वी आर फाइटिंग हिज केस. वी कैन विन हिज केस, वी कैन विन हिज केस, बट वी आर फाइटिंग हिज केस. So sir, I just want, now I've taken too much time, I'll just finish very quickly. I just want to say a few words on hate speech. Hate speech. क्योंकि हेट स्पीच को नियंत्रण करना पब्लिक के हाथ में है. आपने सुना होगा जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया राजस्थान में, such a bad speech, such a dirty speech, hate speech against Muslims. और दिल्ली राइट्स शुरू कैसा हुआ? क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट एमपी, इन लोगों ने स्लोगन दिया, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को. पब्लिक में, वीडियो के सामने, टेलीविजन क्रू के सामने, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को. ये हमारा देश का डिक्लाइन है. हमारा देश इस तरह से धीरे धीरे से खत्म हो रहा है. मालूम है, पेपर में पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर से कहा, हमारा स्टॉक एक्सचेंज बहुत तगड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, हमारा 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है. मैं यकीन नहीं करेगा, मैं यकीन नहीं करेगा. नेशन का मोराल जब खत्म होता है, नेशन खत्म हो जाएगा. नेशन का सोल खत्म होता है, नेशन खत्म हो जाएगा. नेशन का आत्मा में ऐसा होता है तो नेशन खत्म हो जाएगा. नेशन बड़ा नहीं हो सकता, नेशन वर्ल्ड लीडर नहीं हो सकता है. ये हेट स्पीच को कंट्रोल करना मुमकिन है. जैसे अनुराग ठाकुर का ये जो स्पीच दिया देश के गत, वीडियो लिया, कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है के.एम. जोसेफ, कोई कम्युनिटी के खिलाफ भड़काने के लिए, अंतर्विरोध लाने के लिए आपने भाषण दिया, कोई सबूत नहीं चाहिए, सिर्फ वीडियो, और कोई एफआईआर नहीं चाहिए. हर ऑफिशियल वीडियो, ऑफिशियल का जिम्मेदारी है अपने आप एफआईआर दर्ज करना और कोर्ट में जाना, उनका गिरफ्तारी होना. आम पब्लिक कर सकता है, कोई भी सोशल सामाजिक संगठन ये कर सकता है, कोई भी कार्यकर्ता कर सकता है. जिसका हिम्मत है करो. हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि वो आदमी पावरफुल आदमी होगा, वो तुम्हारा पीछा करेगा. और अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ने हिम्मत नहीं दिखाया, हिम्मत नहीं दिखाया. सोचा ये केस हमने लिया, हाई कोर्ट में लिया, हाई कोर्ट चलाने में बहुत टाइम पास किया, 2-3 साल चला गया. मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, मैंने आलोचना किया, सर आप कर लो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट जजेस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बड़ा मिनिस्टर है. सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया. वापस जाओ, वापस गया सुप्रीम कोर्ट में, वापस जाओ. जब तक सुप्रीम कोर्ट हिम्मत नहीं दिखाएगा, और एक व्यक्ति, एक बड़ा आदमी को पकड़ना बहुत ज़रूरी है हेट स्पीच में. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. ये वीडियो आपका सबूत है, और सबूत नहीं चाहिए. एक बड़ा आदमी को पकड़ेगा, जेल में डालेगा, छोटा मोटा ने एक बड़ा मिनिस्टर को पकड़ने का, तब ये हेट स्पीच बंद हो जाएगा हमारा देश में. साथियों, मैंने बहुत समय लिया आपका. मेरे को लगता है कि हमारा देश एक बहुत नाजुक
परिस्थिति में है। आने वाले दिनों में और आक्रमण होगा और पंजाब के नौजवान लोगों को रिवोल्ट का मूड में आना, रिवोल्ट का मूड मतलब गन्स नहीं, रिवोल्ट का मूड में आना और पब्लिक एजिटेशन चलाना और मास मूवमेंट चलाना, जैसा था जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में इंदिरा गांधी के खिलाफ, ये हमारा देश में करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर।